अस्सलाम वालेकुम, आप हमें देख रहे हैं 92 पर सवेरे पाकिस्तान पे। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, कोई और बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि आज सुबहनामा में जो हमारी सबसे पहली खबर है वो बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कल के हवाले से कि कल कराची यूनिवर्सिटी में वैन पर खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। बिल्कुल, जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं उसमें ये मालूम हो सका है कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खातून बमबार ने ऐन उस वक्त अपने आप को धमाके से उड़ाया जब वो वैन वहां से गुजर रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी क्योंकि मंजर आम पर आ चुकी है और सब लोगों ने देखी भी है किस तरीके से वो इंतजार करती है, वैन वहां तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो अपने आप को धमाके बम से उड़ा लेती है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमलावर ने बारूदी मवाद एक बैग में रखा हुआ था और वो बैग पहना था और जैसे ही वो वैन करीब आती है तो वो थोड़ा सा वैन की तरफ मुड़ता है, उसको देखा जा सकता है। और उसके साथ ही एक जोरदार धमाका होता है जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि 3 चीनी जो असातिज़ा हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं और कुछ इसमें मुतअद्दिद जख्मी भी हैं जिनको तबी इमदाद के लिए फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो हमले में एक और किरदार की भी निशानदेही हुई है। पुलिस ने इस हवाले से भी कुछ डिटेल शेयर की हैं। साथ में हमलावर खातून धमाके से पहले क्या करती रही, जो उसकी नई सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब सामने आ गई। प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, जामा कराची में हमले की जो है मजम्मत की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। कीमती जानों के ज़िया पर गम और अफसोस का भी इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना अरकान के हमरा इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने का दौरा भी किया और चीनी जो है नाज़िम अलमूर से मुलाकात करके चीनी सदर के नाम ताज़ियाती पैगाम भी ऑब्वियसली एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क के जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं उनकी जानों का, मालों का, उस हुकूमत, उस ज़मीन का, उस मुल्क का जो है वो एक ऑब्वियसली वो मेज़बान होते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी चीनी कौंसल जनरल से जो है वो मुलाकात करके दुख और अफसोस का इजहार भी किया। लोग बड़े ज़ाहिर है आज की एक और भी बात आई है शाज़ेब की ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वहाँ पर सख्त हो गई है कराची यूनिवर्सिटी में और वो एक्सपेक्टेड भी है कि इतना बड़ा एक वाकया हुआ है, कितनी न जाने कितनी जानों का मजीद नुकसान हो सकता था। अल्लाह ने ऑब्वियसली बहुत मामलात में और भी बेहतरी की है, लेकिन अब तो एक्सपेक्टेड है और आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि अब सख्त वहां पर इकदाम होंगे। सुनने भी आया कि पहले से कुछ जरा सा उनको वार्न किया गया था लेकिन उन पर जो है वो कान नहीं धरा गया। लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम में चल के इसके बारे में बात करेंगे। आगे जो मुल्क में बिजली का प्रोग्राम है, बिजली के प्रोग्राम के साथ साथ मैं एक बात जरूर करूँ, कराची यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर बात है ऐसे वाकयात होते हैं, थोड़ा खौफजदा जरूर होते हैं, लेकिन आप लोग भी कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें। मतलब सिक्योरिटी इदारे तो अपना काम कर रहे हैं और वहां पर मौजूद भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग भी देखें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या आप लोग उनको जानते हैं। कोई मशकूक अगर आपको लग रहा है तो आप लोग इत्तला दे सकते हैं। रेंजर्स का नंबर आप लोगों के पास है, पुलिस का नंबर आप लोगों के पास है, तो कोशिश करें कि जितनी नजर आप लोग भी रख सकते हैं आस पास वो जरूर रखें। खैर आगे जैसे कि माया जिक्र कर रही है लोड शेडिंग का, उस लोड शेडिंग की तरफ चलते हैं कि अवाम इससे बहुत परेशान है। तो परेशान है। शहरी इलाकों में 8 घंटे, देहाती में 12 से 14 घंटे जो है लोड शेडिंग जारी है। इस गर्मी में जब रमज़ान में अफ्तार और सहरी के मामलात होते हैं, उन औकात में लाइट का ना होना लोगों के लिए, आवाम के लिए बड़ा तकलीफ वाला मामला है। और तकरीबन पेशावर के जो है मज़ाफ़ाती इलाकों में 15-15 घंटे तक शाज़ेब लोड आती कब है मुझे नहीं पता आती कब है। और आती भी तो ऐसे कहते हैं ना कि वो छेड़ कर चली जाती होगी और गुस्सा आता होगा लोगों को, जहाँ कहते हैं ना गुस्से में गुस्सा नहीं होना चाहिए रोजे में, रमजान में, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी हेल्दी। बट देन अगेन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 1 मई से लोड शेडिंग पूरे मुल्क में बिल्कुल खत्म कर देंगे। हाउ कर देंगे और मुल्क भर में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत उन्होंने की है। अब ये हिदायत पर कितना अमल होता है और क्या ये लोड शेडिंग खत्म होती है नहीं होती, बोले गर्मियों में आवाम को लोड शेडिंग की मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए क्योंकि जितनी गर्मी है रमजान भी, खैर अब तो पूरा रमजान गुजर चुका है और जो परेशानियां लोगों ने उठानी थी वो तो उठा ली है, लेकिन आगे क्योंकि गर्मी के दिन हैं अभी बहुत और जून जुलाई भी आ रहा है, मई की गर्मी भी आ रही है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कि लोड शेडिंग का खात्मा कर लिया जाए ताकि आवाम को थोड़ा सा
सा रिलीफ ये मिल जाए कि गर्मी में वो अपना पंखा या एसी या कूलर चला के सो सके। साथ उन्होंने कहा कि डीजल की और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई कर, उन्होंने साथ में ये भी हुक्म दिया है कि उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शंस लिया जाए जो इस तरह से इन तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर बात करते शाहजेब आपने कहा तो वैसे ही यस वी आर होपफुल, कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी बात भी करता है मुल्क के लिए और आवाम के लिए, तो उसको भी जरूर जो है पजीराई मिलनी चाहिए। आप अच्छी बातें करती हैं, आज आप अच्छी लगती हैं, मुझे दिल करता है हम आपको वोट देना शुरू करें। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में आ जाएं। नहीं, पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है, मैं अवामी आदमी हूँ, लेकिन अवाम को जहां तकलीफ मिलती है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अवाम यहाँ पर है, अवाम इंसान भी है और इंसान हर मजहब से ताल्लुक रखता है, हर मसले से ताल्लुक रखता है, हर तरह का इंसान होता है। लेकिन भारत ने कमाल कर दिया और जो उन्होंने कमाल किया, अब उनके साथ वही वाली बात ना, हारिस नवाज साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, ये अपने ही मोदी हुकूमत अपने ही करते हुए करतूतों के जो है ना वो भुगतेगी और अब भुगतना शुरू हो गया है, क्योंकि जनाब अमेरिकन काउंसिल, अमेरिकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें साफ साफ कहा गया है मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है उनकी इज्जत के लिए। अब तो ये पता लग चुका है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि भारत में अक़लियतों के साथ ये जुल्म हो रहा है और हम तो खैर मुसलसल आप लोगों को बता ही रहे हैं, आगाह करते रहते हैं, खबरें आपको दिखाते रहते हैं, चाहे मसाजिद की हो, चाहे वहां पर सिखों के साथ कोई बदतमीजी की जा रही हो या उनको मारा जा रहा हो या कुछ भी किया जा रहा हो, वो सब आपको भी दिखाते हैं। तो जिस तरीके से अब ये ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर दी गई है अमेरिकी कमीशन की जानिब से भारत को, इसके बाद तो ये साबित हो जाता है कि भारत में इसका मतलब है कि इन तमाम अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है और जिसकी फुटेजेस भी हम आपको दिखाते हैं, जिसकी वीडियोज भी मंजर आम पर आती हैं, खबरें भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि आपने जिक्र किया, हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार होते हैं हारिस नवाज साहब, वो भी कहते हैं कि मोदी हुकूमत जो है अब वो खैर जिस तरीके से अब इतना आगे बढ़ चुकी है इंतहा पसंदी में, अब वो पता नहीं कहां जाकर रुकेगी, इसको रोकना बहुत जरूरी है। उसको नहीं रोका गया तो ये जुल्म जो है ये बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने इसी जो रिपोर्ट है अमेरिकन कमीशन की, उसमें मकबूजा कश्मीर के भी हवाले से उन्होंने जो है वो कहा है वहां पर जबर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होना, वो भी अमेरिकन कमीशन की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है और इंडिया को अब सोचना चाहिए कि वो क्या इकदाम करेंगे जो आगे उनके लिए रिपरकशंस का नजर बन सकते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की जो है वो तातीलात का ऐलान कर दिया है। ईद उल फितर पर 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 4 छुट्टियां। अच्छा, अगर पहले क्योंकि इस पर बहस चल रही थी कि मंगल बुध जुमेरात होगा या पीर मंगल बुध होगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा दफा मारो, परा करो, 4 दिन की छुट्टी मारो, पार्टी करो, एंजॉय करो। उन्होंने हफ्ते की छुट्टी कुछ दफातर में बंद करवाई है, उन्होंने कहा इसको मैं ऐसे कंपेंसेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ईद की छुट्टियां दे देते हैं 4। बट डोंट यू थिंक शाहजेब जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनको एक दिन का दिहाड़ी का नुकसान हो सकता है इस तरह के 4 दिन की छुट्टी पर? बिल्कुल, वो तो जब भी छुट्टी होती है उनके लिए तो नुकसान होता है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 मई यानी कि 2 मई को पॉसिबली मंडे बन रहा है, मंडे बन रहा है, तो मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो वैसे ही आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन आप सैटरडे से हिसाब लगा लेना, शाहरुख भाई भी उतारे कि आप फ्राइडे के बाद से वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो जितने लोग छुट्टी वाले जिनके बड़ा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, अच्छी बात भी है लेकिन एक चैलेंज भी होगा क्योंकि जिनके डेली वेजेस वाले हैं, तो मैं एक गुजारिश हम दोनों की तरफ से करना चाहूंगी, और डेली वेजेस वाले हैं अगर आपको कोई नजर आए और आपको काम की जरूरत हो तो प्लीज उनका काम करा लें। आपको नहीं पता किसका रिस्क कौन से वसीले से किसके पास होता है, तो प्लीज इस पर जरा जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चों को ईदी देनी है और वही वाली बात है कि कड़क नोट कहां से लाएं। पिछले 2 साल से इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है कि मैं जब फोन करूं बैंक में, जी पैसे चाहिए, तो कैसे देंगे आप हमें ईदी? हाँ, ऐसा भी कुछ होना था? अच्छा, मुझे नहीं पता था, लेकिन नहीं मिल रहे नोट। अच्छा, हमारा कुछ है कि हमारे जो बड़े होते हैं ना बुजुर्ग, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए ऐसे देते हैं ना, तो वो उसके बहुत सारे नोट होते हैं ना, तो बचपन से अच्छा लगता है। दैट्स एक्चुअली अट्रैक्शन, ईदी की अट्रैक्शन ही होती है। लेकिन ये वो साल है जो इन दिनों पर पाकिस्तानी शहरी के जो दिमाग में आ रहा है, ये सवाल है ऑब्वियसली। तो इसका जवाब क्या है जनाब? स्टेट बैंक की तरफ से कोई जवाब आया? बिल्कुल, जो तर्जुमान है आबिद कमर साहब, उनके मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से नए करेंसी नोटों की आवाम को फराहमी के हवाले से कोई खुसूसी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जो कि हर दफा हम देखते हैं कि खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ये जरूर बताएं कि उन्होंने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जरूर ये कहा है कि वो अपने स्टॉक से कस्टमर्स को जो है फैसिलिटेट करें, यानी कि वो अपने पास जो उनके पास
मौजूद है, उनके पास जितने भी करेंसी नोट्स, नए नोट, वो शहरियों को दे दें, क्योंकि स्टेट बैंक तो नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। शाजिब की ईदी मैंने दे दिया आप लोगों के सबके सामने, आप लोग गवाह रहिएगा। सुबह में इतना ही, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस का सामना है। ईद की भी वक्त आ रहे हैं, रमज़ान के माहौल चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें फिर भी बर्दाश्त हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के अफसोसनाक वाक़े प्रोग्राम में सुबह में इतना ही सेगमेंट शुरू करेंगे। तो ये जो कराची यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ है शाहज़ेब, इसको किस तरीके से हमें जो है समझना चाहिए कि किसी तरीके से भी जाने जाना नहीं समझ में आता। मेहमान लोग थे, बाहर के लोग थे, उनकी जाने गई, अपने लोगों की। एक रक्षा वाला था जो आई विटनेस था, उसने कहा काफ़ी देर से उन खातून को देख रहा था, वो क्यों खड़ी हुई थी। दायर रक्षा वाली सवारी के लिए होते हैं ना कि कोई बुलाएगा, कोई आवाज देगा, तो वो कह रहा था उससे जख्मी तो यहाँ पे उसकी पट्टी वट्टी हुई थी, तो उसने कहा कि मैं देख रहा था काफी देर से खातून खड़ी हुई हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों खड़ी हुई है, इतनी देर में धुस हो गया, तो वो ऑब्वियसली चलते हुए गया। उसको खातून से वैसे ही ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता नॉर्मली हमारे यहाँ। तो जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि धमाके की जो तहकीकात हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तहकीकात की जा रही हैं, और साथ में आपको बताएं कि धमाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे ये पता लगा है कि इंस्टीट्यूट के सामने वैन गुजरने के दौरान ये धमाका हुआ। खैर उसमें नजर भी आ रहा है खातून गेट पर मौजूद होती हैं, और जैसे वो वैन करीब आती है तो ये धमाका, जोरदार धमाका होता है। और एक नई सीसीटीवी भी एक सामने आई है जिससे मुबैना किरदार एक की निशानदेही हो रही है, और इस पर भी हमें बात करनी है कि ये किरदार कौन है। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया 92 न्यूज़ के नुमाइंदे हैं फयाज यूनस, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फयाज, सबसे पहले बताइएगा ये जो नई फुटेज सामने आ रही है इसमें क्या मालूम हो सका है, ये नया किरदार कौन है, पुलिस क्या बता रही है इसके बारे में? वालेकुम सलाम शाहज़ेब, ये गुज़िश्ता रोज़ कराची यूनिवर्सिटी में एक धमाका हुआ था जिसके नतीजे में चार अफराद जाँ भाग और 4 जख्मी हुए थे, जिसमें रेंजर्स एहलकार के 2 रेंजर्स एहलकार भी थे। सीसीटीवी फुटेज इस धमाके के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स की जब तहकीकाती इदारों ने हासिल की तो उसमें एक खातून नहीं 2 खवातीन उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आई हैं। एक तो खुदकुश बम्बार थी जिसने अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया था, और एक खातून से कुछ धमाके से कबल एक मिलने वाली खातून है जिसके सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। कौन है, कहां से आई, किस रास्ते से वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई। पहले कहा जा रहा था कि जो खातून खुदकुश बम्बार है वो अकेली जो है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर रक्शे में सवार होकर आई, लेकिन जब मुख्तलिफ पॉइंट्स की सीसीटीवी फुटेज हासिल की तो पता चला कि जो खातून से मिलने वाली दूसरी खातून है जिसको कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर वो सहूलत कार थी इस तमाम तकरीब कारी में, वो रक्शे में आई और खातून लिफ्ट लेकर जो है यहाँ तक पहुंची। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक 3 से 4 मिनट पहले जो खुदकुश बम्बार थी वो कराची यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में जहां पाकिस्तानी बच्चों को चाइनीज़ ज़ुबान सिखाई जाती है और यहाँ का तमाम तर जो अमला है वो चाइनीज़ है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होते थे। और जो खुदकुश बम्बार है उसने मरकज़ी जो दरवाजे का इंतखाब किया और उसको पता था कि गाड़ी किस टाइम पर जो चाइनीज़ असातिज़ा और जो मैनेजमेंट के लोगों को लेकर आएगी। जैसे ही वो आई तो उसकी जो बैक साइड पर बैग था उसने अपना बैग का रुख जो है गाड़ी की तरफ किया और जोरदार धमाके के नतीजे में उस तमाम तर गाड़ी को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ पॉइंट्स की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जिससे पता चला है कि जो मुमकिना तौर पर जो खुदकुश बम्बार थी वो सिल्वर जुबली गेट से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई और धमाके से चंद मिनट पहले ही वो पहुंची और उसके बाद उन्होंने धमाका किया। जो सहूलतकार खातून थी वो कहाँ गई उसकी तहकीकात की जा रही है। धमाके के बाद एनी शाहिदीन के भी बयान रिकॉर्ड किए जिन्होंने ये बताया कि खातून जब यहाँ पर गेट के सामने वो दूसरे जो सामने वाली गेट की साइड पर दूसरी खातून से 2 से 3 मिनट बात करती रहीं और वो दूसरी खातून मोबाइल फ़ोन पर भी मुसलसल राब्ते में थी। जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है ताकि मोबाइल फ़ोन डेटा की मदद से जो तहकीकात है उसको आगे बढ़ाया जा सके। हसास इदारों के साथ पुलिस, रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान इस तमाम तर जो दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहला इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें खुदकुश खातून बम्बार ने ये हमला किया है। चाह रही थी जख्मियों के भी हवाले से, क्योंकि ये फुटेज तो आई हैं और वाकई में अब मुझे हमें जैसा शाहज़ेब ने भी कहा मजीद एहतियात की और ख़ुद से भी ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है, ज़रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये बताइएगा कि जो ज़ख्मी हुए थे उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या कंडीशन है, उनके ऊपर कोई अपडेट है?
देखिए, इस धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें 2 रेंजर्स के जवान थे जो इस वैन के बिल्कुल बैक पर सिक्योरिटी के लिए तैनात थे और इसके बैक पर ही आ रहे थे। जब धमाका हुआ तो उनको भी जो है छर्रे लगे और इस खातून बमबार ने 4 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया था, जिसमें बॉल बेरिंग के साथ स्टील के कील थे और वो मुख्तलिफ जो लोगों को लगे, जिससे 4 अफराद जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसमें एक रेंजर्स का एहलकार भी है जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया था। अब ये चारों अफराद जो है निजी अस्पताल में मौजूद है और इनको जो है ट्रीटमेंट दी जा रही है। तहकीकात को अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। कराची यूनिवर्सिटी के एतराफ़ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हासिल किया जा रहा है और अब कराची यूनिवर्सिटी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर भी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। जो कराची यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं, सबसे पहले कोई भी शख्स अंदर दाखिल हो रहा है तो उसका कार्ड चेक किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और उससे थोड़ा से फासले पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं और जो वो भी पूछताछ के बाद तमाम तरफ अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। आज कोई पहले से इतला थी और वार्निंग्स थी लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया गया, क्या ये बात सच है? देखिए, एक लेटर सर्कुलेट ज़रूर हुआ है जिसमें कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने ये कहा गया है कि उन्होंने ये जारी किया था कि चंद रोज़ कबल कि ये जो चाइनीज़ हैं ये बिना इन्फॉर्म किए मुख्तलिफ मकामात पर घूमते हैं, जो सिक्योरिटी खदशात हैं और उस लेटर पर भी अब तहकीकात की जा रही हैं। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाएगी वो तमाम तर इन खतूत का जायज़ा लेगी और हतमी तौर पर फैसला करेगी। कहा जा रहा है कि एक आला सतही कमेटी अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर बनाई जाएगी जो तमाम तर वाक़े की तहकीकात के साथ साथ जो इसके सीसीटीवी फुटेज हासिल करे और तमाम तर तहकीकात से आगाह करेगी। जी ठीक है, तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। फयाज यूनुस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया और डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी गई है और बढ़ानी चाहिए भी। और वैसे सिक्योरिटी नॉर्मली भी होनी चाहिए वहाँ पर कि जो गेट्स हैं वहाँ पर सब पे कार्ड्स भी चेक किए जाएं और चेक किया जाए कि क्या वहाँ पर जो दाखिल हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, तो उसके तमाम दाखिली रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको चेक किया जाए, उनके कार्ड चेक किए जाएँ, उनके आइडेंटिफाई उनको किया जाए कि कौन यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहा है। अगर कोई आउटसाइडर भी है तो उसकी भी जो उसके आइडेंटिफिकेशन है या उसका ID कार्ड है वो गेट पर होना चाहिए जैसे कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और कुछ पॉलिटिकल खबरें भी हैं जो शामिल करनी है, प्रोग्राम का हिस्सा बनानी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान किया बाकायदा तौर पर। माया, हम देख रहे हैं ऐसा ही इस्लामाबाद में रेड जोन के ऊपर नादा चौक पर मुजाहरे में कारकुनों के साथ पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है, कामयाब नहीं हो सकी। चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्तफा हो जाएं और लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, सरगोदा समेत दीगर शहरों में भी प्रोटेस्ट किया जाएगा। सियासी मामलात पर मजीद बात करने के लिए ऑब्वियसली सवालात तो हम दोनों के जहन में बहुत सारे हैं और सवालात मेरे जहन में कुछ ज़्यादा ही हैं आज सुबह के हवाले से, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद की कॉल आ रही है तो अब क्या होगा। अच्छा, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे कुछ इस तरह हमने भी डिस्कस किया कि पहली 1 मई से लोड शेडिंग बंद हो जाएगी। सवालात का तो शुरू हो जाए, फिर अपने बॉक्स खोल, पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनान सर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा नान सर, सबसे पहले तो PTI के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह की जो उन्होंने एहतजाज का कॉल भी कर दी है कि मुल्क में जो है वो हर शहर में जहां PTI है, जहां उसके कारकुन है, जहां उसके मोहब्बत करने वाले वहां पर उनका वो होगा, लेकिन ये दबाव डाला जा रहा है ताकि कि वो इलेक्शन कमीशन से वो मुस्ताफा हो जाए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनका एतमाद नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। हालांकि इनकी तकर्रुर जो है वो इमरान खान साहब के दौरे वज़ारत उज़्मा में हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इत्तफाक नहीं हो रहा था किसी नाम पर, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया तो हमने कर दिया। लेकिन वो एक CSP अफसर हैं और उनके जो ससुर हैं वो बहुत करीबी, उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से रहा है, हमेशा से मशहूर हैं सईद मेहदी साहब। तो उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो बहुत ज़्यादा नून लीग के करीब हैं और हर फैसला वो ऐसा करते हैं जो नून लीग की फेवर में जाता है। तो PTI का उनके ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है, इसलिए PTI उनसे कह रही है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। वैसे सियासी बहरान से बचने का तरीका ये है कि वो ऑनरेबल आदमी हैं, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि मुल्क में सियासी महाजराई ना हो और पुरसकून तरीके से सियासी अमल आगे बढ़े। क्योंकि PTI मुसलसल एहतजाज करती रहेगी
और सड़कों पे रहेगी और फजा में कशीदगी रहेगी, जो किसी के भी फायदे में नहीं है। तो एक ज्यादा बाइज्जत तरीका कहा है कमिश्नर के लिए इमरान खान साहब ने भी ना यही बात के एहतजाज जारी रहेगा जब तक जो है वो इलेक्शंस नहीं होते। फिर अपने जो है हमारे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि ये जो है ये नहीं रुकेगा और ईद के बाद और जोर पकड़ेगा हमारा एहतजाज। और कल फिर जो है वो मरियम साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसमें बहुत ही कोई तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए। मुस्ताफ़ा होने की बात उन्होंने सीधा सदर पाकिस्तान को भी दे दी कि जनाब आप इतने अगर प्रो पीटीआई हैं तो आप सदर वाले जो है ना आप ओहदे से मुस्ताफ़ा हो जाएं। लेकिन शाह साहब एक और भी पॉइंट बन रहा है ना बीच में। बिल्कुल, मैं अदनान साहब आपसे यही जानना चाह रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब हम बात करते हैं तो पीटीआई ने तो लगाया था और ये कह के लगाया था कि ये तो बिल्कुल अनबायस्ड है जनाब। नहीं, देखिए वो उन्होंने कहा कि हमारा इत्तफाक राय किसी नाम पे नहीं हो रहा था, अपोजिशन और हुकूमत के मशवरे से लगता है। लेकिन उस वक्त जो है फिर कोई इत्तफाक नहीं हुआ तो रियासती इदारों ने इनका नाम सजेस्ट किया। ये CSP अफसर हैं, वैसे इनकी शोहरत अच्छी है, लेकिन उनका करीबी रिश्तेदार जो हैं ससुर उनके, वो नून लीग के बहुत ही करीब समझे जाते हैं। सईद मेहदी वो भी CSP अफसर थे, नवाज शरीफ के खास मोतमद समझे जाते हैं। और इन्होंने जो भी फैसले किए अब तक उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि PTI के खिलाफ वो जाते हैं और नून लीग को फेवर करते हैं। तो ऐसे जब उनकी ये एक परसेप्शन बन गया है, गलत या सही, एक परसेप्शन बन गया है और एक बड़ी जमात मुल्क की उन्हें कबूल नहीं कर रही, तो उन्हें खुद से मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद फिर एक किसी गैर जानिबदार आदमी का तकर्रुर हो सके, कोई सुप्रीम कोर्ट कर दे या कोई। अब बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि कोई भी शख्स जो है वो गैर मुतनाज़े नहीं रहता, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे वो आईनी ओहदा हो। अब जैसे सदर से भी कह रहे हैं कि मुस्ताफी हो जाएं। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दे दिए कि सदर पाकिस्तान को इज्जत रास नहीं आ रही। अब आप बताइए कि सदर पाकिस्तान का आईनी ओहदा है, उनके बारे में ऐसे रिमार्क्स चले गए। अदालत के बारे में भी लोग ऐसी बातें कर जाते हैं। तो ये सब मुल्क में बहुत ही फजा जो है कशीदा है और हालात अच्छे नहीं हैं। ईद के बाद जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बाज़ लोग धमकियां दे रहे हैं, कुछ मजहबी तंजीमें एक्टिव हो जाएंगी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि इनके कारकुनों पे क्रैक डाउन हो जाएगा। तो ये सब खौफ व हरास की फजा है, गैर जमहूरी सा माहौल मुल्क में बन गया है। इमरान खान साहब ने कल तकरीर की, वो ज़्यादातर मीडिया ने नहीं दिखाई, जबकि जो हुकूमत में पार्टियां हैं उनकी तकरीरें दिखाई जा रही हैं। तो ये सूरत हाल जो है कोई जमहूरियत के लिए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छी नहीं है। इसको बैठकर कुछ रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदनान सर, जमहूरियत की बात करते हैं, अगर कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, लेकिन अगर आप प्रीच कुछ और करते हैं प्रैक्टिस कुछ और करते हैं, तो ये तो हमने फिर समझिए, मैं एक आम इंसान, एक अवाम हूँ और एक शहरी हूँ। मैं ये देखती हूँ कि जो भी आता है वो इस तरह की बात करता है, जो भी आता है वो इस तरह का जोर आजमाई कर रहा होता है। जिसका जहां चलता है जोर वहां वो चलाता है जोर। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। जी सर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कुछ देखिए, अब जब इमरान खान वजीर आजम थे तो अपोजिशन के तमाम रहनुमा टेलीविजन पे आके लाइव गुफ्तगू किया करते थे, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और जितने भी लोग हैं। लेकिन कल इमरान खान की स्पीच को जिस तरह ब्लैकआउट किया गया तो उससे सवाल तो उठेंगे। ये बात सही है आपकी कि जब ये थे हुकूमत में PTI वाले तो ये भी एक फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून लाना चाहते थे। अपोजिशन ने डटकर मुखालफत की। अब अपोजिशन जब हुकूमत में आ गई है तो वो कुछ लाना चाहते हैं, ये मुखालफत करेंगे। तो ये रोल रिवर्सल होता रहता है, अपोजिशन में कुछ और बात करते हैं, हुकूमत में आकर कुछ और बात करते हैं। तो ये कौल व फ़िल का तज़ाद तो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने कोई ज़ाब्ता अखलाक पे तो इत्तफाक करना चाहिए, लेकिन वो सियासी मकासद के लिए ऐसा नहीं करते। खुद ही अब देखिए कि नून लीग ने अपने ज़माने में डिफेक्शन लॉ बनवाया, आइन में तरमीम की कि कोई रुकन असम्बली जो है ताकि अपनी वफादारी ना बदले, बार बार हुकूमतों को परेशानी ना हो, वो जम कर काम कर सकें। अब उसी डिफेक्शन क्लॉज का फ़ायदा खुद उठा रहे हैं। आप देखिए कि 26 अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर वो नून लीग को वोट दे दिया, तो अब उस मामले को वो दबा रहे हैं। तो ये हर जमात, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी, कहती कुछ है करती कुछ। जी बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अदनान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बावजूद जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो नहीं हो सकी है। पंजाब में एक सियासी माहौल में हम देख रहे हैं कशीदगी आ चुकी है, साथ में वहां पर निगरां काबीना की तैयारी भी शुरू हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? ये क्या होने जा रहा है पंजाब में?
आज चीफ जस्टिस जो है फैसला सुनाएंगे, उम्मीद है को 10-11 बजे के करीब फैसला आ जाएगा। तो अब देखते हैं। चीफ जस्टिस ने पहले तो खत लिखा था सदर को, सदर के पास इख्तियार है, वो 15 दिन या 1 महीने तक उसको समरी को रोक सकते हैं, तो वो उस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कल चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही, तो आज मैं वो खुद ही फैसला सुनाएंगे। मसला ये है कि अच्छा नाज़र, वक्त कम, जल्दी से बताइएगा, कल की फ्लाइट भी है सऊदीया की, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से आया कि डॉक्टर ने कहा उनको सऊदीया ना जाने के लिए एडवाइस किया है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो 777 की तैयारियां अलग हो रही हैं कि वो सब लोग जाएंगे। तो कल की सवारी जो है वो जारी है, क्योंकि ना सिर्फ जुमेरात है बल्कि 27वीं शब भी है, और रमजान की ऑब्वियसली 27वीं शब है, और सऊदीया जा रहे हैं सारे। तो इसको जरा कैसे देखते हैं, जरा मुख्तसरन अगर ये सब सियासी आपस में वहाँ पे पॉलिसी तय करेंगे, हिकमत अमली क्या करनी है, इलेक्शन कराने हैं, जल्दी कराने हैं, नहीं कराने हैं, कब कराने हैं, किस तरह कराने हैं, किससे पार्टी से अलायंस करना है, नहीं करना। ये एक मजहबी और सियासी दोनों मकासद हैं इस दौरे के। एक रिलीजियस कम पॉलिटिकल विजिट है ये जो उम्रे के लिए जा रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पे तो धमाके शमाके हो रहे हैं, जितने पहले ही आप उम्रे कर चुके हैं तो मुल्क में बैठे हैं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएं। ये इस तरह जहाज भर भर के ले जाना, ये कोई कौम के पैसों को जाया, यानी आप देखिए ना, गरीब लोग टैक्स देते हैं उनके पैसों पे, या अमीर लोग उनसे कर रहे हैं। लोग सोचते तो हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। अमन का मसला भी है, साथ बिजली, पेट्रोल और जो गैस है उसके मसाइल भी हैं, वो भी हल करने बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया नानाल साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं ये सब सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अमन अमान पे देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली एक बड़ी अच्छी बात आई जहन में, वो वफ़े के बाद ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि कराची की जो तूफ़ानी बारिशें अगर आपको याद हों, और वो किस तरीके से उन्होंने जो है वो कराची शहर को या डुबो दिया था, या हालत ख़राब हो गई सड़कों की और इलाकों की, इसके बाद से बात करेंगे। वफ़े के बाद रहेगा हमारे साथ उस पाकिस्तान में शाज़िया फरमाया आप लोगों के मुंतज़िर एक और इम्पोर्टेंट बात है, टू हैव एन ओपिनियन। विल बी बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले माया ने आपको टीजर दिया था, और वो टीजर बड़ा खतरनाक साबित हुआ था। पिछले साल जब हमने देखा था, बल्कि मेरे ख्याल में 1 साल पहले की बात है, कराची में बड़ी शदीद बारिशें हुई थी, और इतनी बारिशें हुई थी कि खैर कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां पर घुटनों तो खैर दूर की बात है, तो आधे बंदे डूबे हुए थे, गाड़ियों के घरों के अंदर बेसमेंट से पानी भर गया था, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे थे जो भारी नुकसान हुआ था शहरियों को, इसकी वजूहात क्या थी, शहर में इतना पानी क्यों आ गया था। फिर बाद में पता लगा कि जी नालों की सफाई नहीं हुई, नालों की वजह से, गंदे नालों की वजह से जो है ये सारे जो मसाइल थे वो पैदा हुए। शाहजेब, हम जब हमने स्टार्ट किया था सबसे पाकिस्तान, तब भी बारिशें हो रही थी बीच में, और हमने ऐसे इलाके भी कवर किए थे जहां पर बारिशों के बाद जाने के बाद जो पानी खड़ा रहता तो आपको पता नहीं होता था। वहां से आपको याद होगा, शायद अल्लाह माफ करे, एक मैयत भी गुजर रही थी, उसमें जो है गंदा पानी, बारिश का पानी, जरासीम वाला पानी, और आपको पता ही नहीं होता उसका रुख कहाँ निकालें। लोगों को, मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को मालूम ही नहीं होता कि उस पानी को दरअसल ड्रेन कहाँ करना है। लेकिन 2020 की बारिशों के बाद हुकूमत ने फैसला क्या किया, सवाल ये पैदा होता है, फैसला क्या किया और फिर उस पर अमल क्या हुआ ये कुछ यूं कि 2020 में जब ये बारिशें हो गई और इतना नुकसान हो गया, तो उसके बाद फैसला ये किया गया कि भाई एक डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए इन तमाम नालों की। और ये जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई वो कराची के यूनिवर्सिटी के, आपको बताएंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NED यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है शोएब अहमद साहब, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डिजिटल मैपिंग किस तरीके से की गई और अब तक कितना डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे डिजिटल मैपिंग किस तरीके से और किन किन नालों की गई है कराची के? इस प्रोजेक्ट में डिजिटल मैपिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई वो ड्रोन बेस्ड या UAV बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। और कराची के बड़े नालों की अगर बात करें तो उनका शुमार तकरीबन 44 होता है, जिसमें गुज्जर, औरंगी, महमूद कॉलोनी, महमूदाबाद जैसे बड़े नालों के साथ साथ इनमें फीड करने वाले नाले भी शामिल हैं। तो टोटल काउंट इज अप्रॉक्सीमेटली 44, कुछ लोग इसे 45 पेन करेंगे, बट वी एंडेड अप एट 44। अच्छा, और ये तमाम नाले उस मैपिंग के प्रोजेक्ट में शामिल थे। ठीक है, ये वही नाले हैं साहब जिसमें
पानी भी इकट्ठा हो जाता है जिसमें ऑब्वियसली बाहर निकलने का और कुछ समझ नहीं आता। कहते हैं ना कि एक आम जबान में उबल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, रोडें उबल रही हैं, पानी कम है, कूड़ा ज्यादा है, कूड़ा ज्यादा, कचरा ज्यादा है, जर्म ज्यादा है, बैक्टीरिया ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा है, मतलब उसका एक लिंक है ना, फिर एक दूसरी चीज जुड़ती जा रही है। शाहिद जिस सवाल किया आप लोगों ने, इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, अब तक इसका रिजल्ट कुछ सामने आया है, कुछ फायदा हुआ है या उम्मीद है कि हम नेक्स्ट बारिशों में कुछ प्रिपेयर हुए? जी बिल्कुल। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो अगर आप महमूदाबाद नाले को विजिट करें, जो डिज़ाइन ने प्रपोज किए थे उसके बाद उनकी डिटेल डिज़ाइनिंग की गई कंसल्टेंट्स के थ्रू, और जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, आपके सामने एक जिंदा मिसाल है महमूदाबाद नाले की। तो मजीद काम अगर आप औरंगी नाला विजिट करें तो उसमें भी काम जोरों शोर से जारी है। अच्छा ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम बारिश एक्सपेक्ट करते हैं इन द कमिंग डेज, तो हम कितनी बेटरमेंट आएगी फ्रॉम लास्ट ईयर टू 2022? देखिए, एक बात तो यह इन जनरल वी हैव अंडरस्टूड द सिनेरियो, राइट, दैट द सिनेरियो वाज इन द ब्लॉकेज इन द सिस्टम, द ब्लॉकेज इन द सिस्टम, करेक्ट। तो उस सिनेरियो को तो क्लियर किया गया ही है, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम अभी जारी है वो क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग 100% ऑफ द फ्रूटफुल रिजल्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये पूरा जो प्रोसेस था डिजिटल मैपिंग का, इसमें कितने ड्रोन शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, किस तरीके से, कितना वक्त लगा इस पूरे अमल को करने में? ड्रोन की फ्लीट जो यूनिवर्सिटी के पास है वो तो 4 से 5 के करीब है। कुछ ड्रोन इसमें डिस्ट्रॉय भी हुए, क्रैश भी हुए। जी बिल्कुल, हर तरह के चैलेंजेस फील्ड पे थे, अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन सारे के सारे ड्रोन्स एक साथ डिप्लॉय नहीं किए जाते थे, कुछ स्टैंड बाय में थे, कुछ एक्टिव थे। तो ड्रोन्स के ज़रिए पहले तो मैपिंग की गई, उन मैपिंग की वैलिडेशन जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपके जो साइट एरिया था, जो फील्ड थी, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी के मसाइल थे। इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूएवी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया गया था, और सबसे जो एक बड़ा रीज़न था ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस पर डिप्लॉय करने का वो था वक्त की बचत करना, क्योंकि ये काम फास्ट ट्रैक किया जा रहा था, इमरजेंसी सूरत हाल पे किया जा रहा था। इस वजह आपने शोएब साहब चैलेंजेस की बात की, ये काम आसान नहीं है। मैं फुटेजेस भी देख रही हूँ, अभी हम बराया सब लोग देख भी रहे हैं किस किस इलाकों में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या सिचुएशन है जिस पर ये आप लोग काम करें। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है ये। चैलेंजेस भी छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे। तो इस काम में और कौन कौन था जिन्होंने आपका साथ दिया और भरपूर ताउन का भी जो है वो मुजाहरा किया? जी बिल्कुल, आपने अगर टीम के बारे में क्वेश्चन है तो मैं एक थोड़ी सी करेक्शन भी कर दूं, क्योंकि आई वाज नॉट द ओनली रिस्पांसिबल पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऐसी बात, इसमें एक बड़ी टीम शामिल थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरूश अहमद लोधी, फिर 2 यूनिवर्सिटी के बड़े नामवर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान अहमद, डॉक्टर अदनान कादिर, मेरे 2 सेम पीयर कोलीग्स एहतिकाफ और फहद अब्दुल्ला शामिल थे। इसके अलावा 17 रिसर्च एसोसिएट्स की जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे, ठीक है, उनको हायर किया गया था इस काम को सरअंजाम देने के लिए। मतलब बहुत बड़ी टीम थी। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन थी या उन्होंने उनकी हिदायत पर ही काम किया गया? जी, सिंध गवर्नमेंट की हिदायत पे ही काम किया गया था। इनफैक्ट सीएम साहब सैयद मुराद अली शाह साहब वाज वेरी much vigilant about the progress and he asked us to report the progress every week. मुझे याद है सोहेल राजपूत साहब उस जमाने में कमिश्नर कराची, तो हमें हर थर्सडे और मंडे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता था कमिश्नर। तो कैसे आप लोगों को होता होगा ना कि हमें रिपोर्ट भी देनी है, लाइफ वाज हेल एट दैट टाइम, है ना, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब मैं आपसे एक आइडियल सिचुएशन का सवाल करने वाली हूँ शोएब साहब। ये तमाम जो आपका डिजिटल मैपिंग है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है हमें ज़रा आसान नहीं होगा समझने कि हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्टेंस का पहला स्टेज है। दूसरा ये अगर पार हो जाता है चैलेंज, जब भी, अभी नहीं, जब भी 100% आएगा रिजल्ट, उसमें फायदा क्या क्या नजर आएगा आवाम को, उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, जरा उस पर रोशनी डालिएगा। सबसे जो डायरेक्ट फायदा होगा वो तो ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं क्या है, वही पूछ रही हूँ कि जैसे पानी खड़ा नहीं होगा, सड़कें साफ होंगी, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं होगा। उसकी आइडियल क्या एंड रिजल्ट आपको क्या लगता है कि इसका क्या होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट और सड़कों पे पानी खड़ा ना होना, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट आपकी सड़कों की क्वालिटी पे भी आएगा। पानी जब खड़ा होता है तो सड़कें डिटोरिएट होती हैं, तो ये तमाम इफेक्ट्स शामिल हैं। जब बारिशें हो रही थी, आपने भी यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस तो की होंगी, कितना बुरा हाल देखा था आपने पर्सनली भी सारा, या आप पे कोई नुकसान भी हुए थे? हम शायद फॉर्चुनेट थे कि कोई नुकसान पर्सनल लेवल पर तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ फैमिली में, नेबरहुड में काफ़ी नुकसान हुए थे, आसपास दोस्तों में। बिल्कुल काफ़ी डेप्थ के साथ साथ जो ड्यूरेशन थी
पानी जो महीनों खड़ा रहा वो ज़्यादा एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन। लोग अपने घरों में नहीं जा पाते थे ना शोएब जी साहब, क्या जी बुरा बिल्कुल। हाल था। कितनी फैमिली क्या जो क्या वापस देखा आपने, जरा नहीं बताएं कि हम तो बहुत कुछ नहीं भी देख पाते, हम तो खबरें अपडेट रहते हैं, लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियोस क्या क्या देखे आपने? देखिए बहुत ज़्यादा मोबिलाइज तो नहीं कर पाए थे, एक्सट्रीम बारिशों का सीजन है, बट येस इवन इन आवर फैमिली देयर वाज अ हाउस फैमिली जो जिनकी बेसमेंट में पानी गया और सारा फर्नीचर खराब हुआ, उसके बाद वो उस घर में वापस मूव नहीं कर सके क्योंकि वो इतना रॉटन एक फील दे रहा था that the family was not comfortable in getting back to the house। अच्छा, ये जो डाटा अब सारा इकट्ठा किया गया है और इस डाटा को अब आप लोग प्रोवाइड करेंगे सिंध गवर्नमेंट को, या आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, आप लोगों की टीम को जिम्मेदारी दी हुई है कि इसको एनालाइज करना है और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ भी जाना है? नहीं, इस पे एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। वो GIS बेस्ड या नक्शों पे मबनी एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा जिसपे अगर आप किसी इलाके में पानी खड़ा मौजूद दिख रहा है तो आप उस इलाके को आइडेंटिफाई करें, कंप्यूटर को फीड करें कि कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, तो कंप्यूटर वुड आंसर कि इस पानी को किस डायरेक्शन में ड्रेन करना होना है। चाहिए अरे वाह, तो वाह। फीजेबल होगा। अगर इसके ऑपोजिट किसी डायरेक्शन में कम्युनिटी गलत डायरेक्शंस अडॉप्ट कर लेती हैं, अगर किसी और गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर लाइफ। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग हो रही है? जी बिल्कुल, ये सिस्टम बहुत जल्द अब इनॉग्रेशन फेज में जाने वाला है। अच्छा, इनॉग्रेशन फेज में जा रहा है बहुत जल्द। Excellent. ठीक है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच शोएब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शो में और इस हवाले से आप बता रहे थे जो कि डिजिटल मैपिंग की गई है तमाम कराची के नालों की, क्योंकि जो मसाइल थे वो बहुत बढ़ गए। अच्छा हो जाएगा ना अगर ऐसा इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, लाइक यू सेड के क्या क्या अमल दरामद हुई, अगर इस पे वाकई में अमल दरामद हो जाए तो कितनी जो पानी खड़ा हुआ होता है लोगों को, जो घरों पे जिस तरह बताया शोएब साहब ने नुकसान हुआ, हम जानते हैं मैं डिजाइनर्स 2020 में मैंने देखा अपनी सड़क पे नीचे गाड़ी बहती हुई जा रही थी, इतने इस हद तक पानी बढ़ गया। लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी, बोट लेकर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल था। खैर अल्लाह करे बेहतर हालात हो, लेकिन जब सस्ता या बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो फिर हमें जो है वो पता चलता है कि जी वो उसकी तो फराहमी ही खत्म हो गई, अवेलेबिलिटी ही जीरो हो गई। हम बात कर रहे हैं KPK पेशावर के हवाले से, सस्ता आटा मिलना मुश्किल हो गया। सुबह होते ही सस्ता आटा जो है वो लोग जो है वो कतारें लग जाती हैं, कतारों में लगे रहते हैं, गर्मी में रोजे में बेचारे खड़े रहते हैं कि शायद उनको सस्ता आटा मिल जाए, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है सस्ता आटा देने का। मेरे ख्याल में अगर आप कहीं पे कोई ऐसी अवेलेबिलिटी हो भी आवाम के लिए, कोई सहूलत दे भी रहे हैं अगर कुछ है, तो इस तरीके से देनी चाहिए कि उनके लिए ईजी तो हो उसको हासिल करना। बेचारे गर्मी में इतनी लंबी कतार में लगे रहेंगे तो वैसे उनका रोजे में बुरा हाल हो जाएगा। फैसिलिटेशन ऑब्वियसली हर तरह से होती है, तो मतलब मैं कह दूं जी शाहजेब, मैं आपको जो है वो अगले जो है ना स्टॉप तक आपको छोड़ दूंगी, वहां पर पानी जैसे बह रहा हो और बंदा खड़ा ना हो, वहीं उतार दूं। हाँ वही बस वहीं उतार दो। हमें तो इतना काम तो नहीं करने, नहीं बस फैसिलिटेट मींस यू हैव टू मेक श्योर कि आवाम को सही तरीके से जो है ऑब्वियसली। तो जो जनाब इस वक्त कोई बात करें तो हमारे नुमाइंदे जिशान काका खेल जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सस्ता बाजार में मौजूद क्या हालात हैं। और जी जनाब जिशान साहब बताइए क्या सिचुएशन है, लाइनें लग रही हैं? जी माया और शाहजेब सुबह बखैर। इस वक्त हम मौजूद है पेशावर के एक सस्ते बाज़ार में। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आटा ख़रीदना कितना बड़ा एक चैलेंज होता है। कुछ शहरी से भी बात करते हैं, यहाँ पर यह शिकायत आ रही है कि कुछ दुकानें तो बंद हैं और जो खुली भी है वो खाली पड़ी है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। कुछ जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। ये जो इंचार्ज है उनसे बात करते हैं। पहले ये बताएं कि कितना मुश्किल है आपको ये रश कंट्रोल करना? सर जी इतना मुश्किल है ना, ये लोग बोल के सब्र नहीं कर रहे। आटा लोग ज्यादा रहे और ये आपको बस हाल का पता है। अभी 800 थोड़े में मिल रहे हैं छोटे, 400 थैले वो बड़े, तो वो 800 बन गए, तो इस वक्त काम नहीं चलता। हम वो कसम से आपको क्या बताएं, हमारा दिल भी दुखता है, लेकिन क्या करें। बिल्कुल ये इंचार्ज है, इनके मुताबिक गाहक ज़्यादा है और जो कोटा दिया जाता है आटे और घी का वो कम है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। कितना मुश्किल होता है आटा, घी और चीनी खरीदना इस बाज़ार में? हुकूमत का अच्छे प्रोग्राम है कि गरीबों के लिए सस्ता बाज़ार कायम किए हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये शहर का वाहिद सस्ता बाज़ार है। यहाँ पर काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और शहर के जितने गरीब लोग हैं ये इस बाज़ार में आते हैं। यहाँ पर जो घी आता है सरकारी वो भी बहुत कम मकदार में आता है, और जो आटा है आप देख रहे हैं जो है ना, इधर जो हमारा सस्ता बाज़ार का अंदरूनी कोटा है वो 800 थैले का है, वो बहुत कम है और लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो लिहाजा फूड वालों को चाहिए कि इधर जो है ना ये कोटा ज़्यादा कर ले। जो शहरी है वो यही कह रहे हैं कि घी बहुत ज़्यादा कम होती है, चंद घंटों में वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो सस्ते चीनी होती है 70 रुपये किलो, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है।
इसमें जो यूटिलिटी स्टोर कायम है उसमें भी सिर्फ मशरूबात मौजूद है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो जो शहरी है वो यही कह रहे हैं कि बरनाम जो सस्ता बाज़ार कायम किया गया है, इसमें जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी है, वो यकीनी बनाई जाए ताकि हर कोई आए और वो बआसानी जो है यहाँ से ज़रूरत की जो अशिया है वो ख़रीद सके। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक के बाद अब हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं ऑनलाइन गेम्स का। वो गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या मुख्तलिफ गेम्स आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी आ चुकी हैं माया, और छोटे छोटे बच्चे इतने एडिक्ट हो चुके हैं इन गेम्स को लेकर कि वो कभी कभार तो इतने मैं देखता हूँ कि इंतहाई कदम उठाने पर जो है वो आ जाते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अभी मैं थोड़ी देर पहले हम न्यूज़ देख रहे थे, लाहौर से न्यूज़ थी आई थिंक, नवाब टाउन की, जहाँ पर पबजी खेलने से मना करने पर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। तो इस किस्म के जो वाकयात आ रहे हैं और ख़ासतौर पर नफ्सियाती, जिस्मानी, समाजी जो हम मसाइल हैं वो बच्चों में देख रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? लेकिन क्या आप यू वर आल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन। हम लोगों ने हमेशा से गेम्स खेले, मैं भी खेलती हूँ। आई स्टिल प्ले PS4 पे। आई एम अ कॉल ऑफ ड्यूटी फैन। मैं खेलती रही हूँ, टॉम रेडर खेलती रही हूँ। लेकिन बच्चों की जो आदतें बन जाती हैं इतना खेलना, वो उस पर उनकी नफ्सियात पर, उनकी जिस्मानी और या उनके सोशल, उनके कॉन्फिडेंस पर, उनके सोशल स्किल्स पर किस तरीके से वो अफेक्टिव होता है। और जैसे गुज़श्ता रोज़ भी शाहजेब ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये वाक़या आया, बच्चे जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं उनको अगर रोका जाए तो वो गुस्सा घर वालों पे निकलना शुरू हो जाता है। एंड उनकी जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है वो एक ऐसे शख्स की तरह होने लगती है कि लोग कहते हैं ये तो हमारे घर का बच्चा नहीं लग रहा, इसके नेचर को क्या हुआ, इसको इतना गुस्सा कैसे आ गया, इसके अंदर ही क्या चीज़ आ गई। तो इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमें आज ज्वाइन किया है हमारे नफ्सियात मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल, हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर इमरान जोफा ने। इमरान भाई, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। वीडियोज़ और ऑनलाइन गेम्स के बच्चों पर कितने पॉजिटिव नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। इंतहा से ज़्यादा नुकसानात हैं इन वीडियो गेम्स के बच्चों के ऊपर, इनकी जिस्मानी नशोनुमा, इनकी जहनी नशोनुमा, और ज़ाहिर अल्लाह रसूल से भी दूर होते तो इवन इनकी जो रूहानियत जो होनी चाहिए बच्चों के ऊपर, उससे भी जो है वो दूर होते हैं। यानी ऐसा कोई नुकसान नहीं है जो एक एक्सेस वीडियो गेम्स की वजह से बच्चों की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। एक्सट्रीम नेगेटिव। लेकिन इमरान साहब, ये पुरतशद्दुद गेम्स बच्चों के नफ्सियात पर क्या असर डालते हैं? बच्चे जो है 7 साल से कम उम्र के बच्चे वैसे भी हाईली प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब ये इतने सजेस्टेबल होते हैं कि ये बिल्कुल एक सफ़ेद पेज की तरह होते हैं कि उस वाइट पेज पे आप जो लिखना चाहें वो आप इनके लिए लिख दें। तो जब आप एक ऐसी सजेस्टेबल स्टेट के अंदर वायलेंस दिखाते हैं और उस वायलेंस के अंदर भी उसको इतना इन्हांस करके दिखाते हैं, उसको हीरोइज्म की तरह दिखाते हैं, तो बच्चे के ऊपर ये प्रिंट हो रहा होता है, ये तशद्दुद उसके ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। यानी आप एक बच्चे को, आप समझे उस बीज को आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि इसके अंदर से झाड़ियाँ, बबूल और सिर्फ खूनखार मादा बाहर जो है वो निकले। अभी जो वाकया हुआ दुआ जहरा के हवाले से, मैं चाहूँगी कि ज़रा आप थोड़ा सा उधर भी रोशनी डालें, बिकॉज आपका एक माशरे तौर पर भी बहुत अच्छा आपको तजर्बा भी है, आपकी नज़र भी है, आपका फीडबैक भी होना चाहिए और आपका एक मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहिए इस हवाले से कि ओपिनियन होना कितना ज़रूरी है। कि उनकी भी दोस्ती सुनाए ऑनलाइन हुई और जो है वो फिर घर से भागने जैसा जो उनका एक संगीन कदम उन्होंने उठाया, एक्सट्रीम, वो भी ऑनलाइन दोस्ती की वजह से हुआ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन लोगों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता किया। बाकी वालिदैन को संजीदगी से बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नज़र से, ये तमाम चीज़ें क्या वालिदैन को वाकई इतना ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन तो होनी चाहिए? बट व्हाट डू यू से? देखिए, माँ बाप जो आप हादसाती तौर के ऊपर निकाह के रिश्ते से बन गए हैं, औलाद को पैदा करना, ये तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं।
पेरेंटिंग जिसको है वो एक स्किल्स है, इसको लर्न करना पड़ता है, इसको एक्वायर करना पड़ता है, ये आपके फ़राइज़ में से है, इसका दुनिया और आखिरत में आपको हिसाब देना है। इसलिए आपको हद से ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आपके बच्चे किस तरह इंगेज हुए हैं। और ये गेम्स जो हैं ये ज़ाहिर है अब क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया आ गई है, 4G में आ गए, अभी हम 5G में जाने वाले हैं, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप उस कनेक्टिविटी की उस वर्ल्ड के अंदर आप जाएंगे कि जहाँ पे सारे वर्चुअली जो है वो रियल टाइम के ऊपर कनेक्ट होंगे और आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका बच्चा कहाँ पे कनेक्ट होके क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लिहाजा आप जो है ये खुदारा अपनी इस नजर सानी कीजिए अपनी इस पेरेंटिंग स्किल्स को। फिर ये हर दूसरे घर में बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप में गेम्स में गुम हैं। फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है ये सब कुछ? हद से ज़्यादा तशवीशनाक है ये सूरत हाल, और कोविड ने इसके ऊपर मज़ीद सोने पे सुहागा इसको इतना ज़रूरी बना दिया कि जब ये आपकी क्लासेस ऑनलाइन चली गई तो अब आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं रहा कि आप बच्चे से कहें कि आप लैपटॉप छोड़ दो, आप फ़ोन जो है वो छोड़ दो, क्योंकि उसी फ़ोन के ऊपर जब उसकी क्लासेस होंगी उसी के ऊपर उसकी असाइनमेंट्स होंगे। और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं क्योंकि आपकी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है, तालीमी इदारों को भी मज़े पड़ गए हैं, उनको भी पता है कि यार हमें क्या ज़रूरत है प्रिंटिंग कराने की, हमें आसानी से आपको एक ग्रुप बनाए व्हाट्सएप का, पेरेंट्स को एक मैसेज उसी के ऊपर जो है वो डाल दें और कम्युनिकेशन थ्रू इस जो है वो डिजिटल हो। तो जब आपके ऊपर आपको ये मालूम हो गया कि आपका इन्हिसार अब डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर आ गया है और अब हम डिजिटल वर्ल्ड में ही रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ज़्यादा इस बात के ऊपर तवज्जो देनी है, ज़्यादा हमें अलर्ट होना है और ज़्यादा हमें अपनी कनेक्टिविटी को चेक करना है। आपने अभी कहा कि जब एक्सट्रीम इतना पहुंच जाएगा अब ये रुकेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए, कैसे क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिस पर हम उनको ये भी ना लगे कि हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं, उनको ये भी ना लगे हम उनसे ज़्यादती कर रहे हैं, और हमें ये भी लगे हाँ यार हम अपने फ़राइज़ की अदायगी में कहीं ना कहीं किसी हद तक कामयाब हुए। जी डॉक्टर साहब, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है वो एक आंख खोल के सोती है क्योंकि उस ज़रा सी जुम्बिश से उसको पता लग जाता है कि उसके बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। आज का दौर ये है कि माँ को दोनों आंखें खोल के और बाप को एक आंख खोल के सोना होगा। मैं बाप को इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है उसकी काफ़ी टाइम वक्त घर से बाहर गुजरता है जिसके अंदर वो एक माश कमाने के लिए अपना वक्त गुजारता है। लेकिन अगर माँ ये दोनों आंखें खोल के नहीं सो रही है और बाप अपना हिस्सा डालने के लिए घर में तैयार नहीं है और आप ये 100% विजिलेंस विथ रिस्पेक्ट विथ फ्रेंडशिप नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप ये भूल जाइए कि आप अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। आप अपने बच्चों को इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है जो पोल्यूशन है, जो कंटेमिनेशन है, जो आलूदगी है, जहनी आलूदगी, आप उससे उनको बचा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब साथ में ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना ही बहुत ज़रूरी है ना। अगर उनको वीडियो गेम्स नहीं खेलने देंगे तो फिर उनके पास ये ऑप्शंस हो कि वो पार्क चले जाएं, कोई उनके पास ऐसी जगह हो जहाँ पर उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सके। हर हाल में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, ख़ास तौर से बच्चों की तो जो डेवलपमेंट है वो मुतासिर हो रही है। आपको अच्छी तरह पता है कि बच्चे जो है वो उनका वज़न या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या उनका बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, उनका शुगर इंटेक जो है वो हाई होता चला जा रहा है क्योंकि वो बैठे रहते हैं। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उनको हाइजीन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको एलर्जीज़ के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके हाजमे के उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, वायलेंस आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है। आप अंदाज़ा तो करें कि बच्चों को क्या सीरीज़ के साथ उनकी ये पूरी शख्सियत, उनका किरदार सब दागदार हो रहा है इस वजह से कि उनकी मूवमेंट नहीं है। तो आप उनको खुली फ़ज़ा में आप भी जाइए, घर वाले साथ जाएं ताकि वो आपकी कंपनी उनको जो है वो दे सकें, आपके साथ अटैच हो सकें। घर के अंदर आप फिज़िकल एक्टिविटी का इंतज़ाम करें, गैलरी होती है, छत होती है, सहन होता है, अभी भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप फिज़िकल मूवमेंट घर में भी जो है वो कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप रस्सी तो कूद सकते हैं ना, या इतने गेम्स तो आप लोग खेल सकते हो। तो आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी उसकी नशो नुमा के लिए इस पर्टिकुलर बढ़ती हुई एज में हद से ज़्यादा ज़रूरी है। सवालात आ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ज़रूरी सवालात यहाँ पे करने। अभी आपने कहा कि वो जो है ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसका सब, तो इसमें क्या उनकी कैफियत हो जाती है, क्या उनके जो है उनके किस तरह के उसमें सिचुएशन में इमोशनली या मेंटली वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं? नहीं,
गेम्स के अंदर जिस वक्त बच्चा इन्वॉल्व होता है और ख़ासतौर से जब वो एडिक्टेड हो जाता है, वो उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही होता है कि गेम रिमोट कंट्रोल होता है और बच्चा जो है वो चैनल होता है। यानी जिस तरह आप रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करते हैं, जिस तरह आप रिमोट कंट्रोल से आप प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड करते हैं, बिल्कुल गेम इसी तरह उसको कंट्रोल कर लेता है। गेम उसके जहन के ऊपर हावी हो चुका होता है और उस गेम के अंदर जो चीज़ें भी आ रही होती हैं वो उस बच्चे के अंदर डायरेक्ट इन्फ्यूज़ हो रही होती हैं और उस गेम्स के अंदर जो है वो बीच बीच के अंदर इतने सारे ऐसे सबनिबल मैसेजेस होते हैं कि जो कि बिटवीन द लाइंस आपका शऊर पढ़ भी नहीं सकता और वो आपके अंदर बच्चे के अंदर इंस्टॉल हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तरीका है कि हम बच्चों को थोड़ा सा इन गेम से दूर रखने की कोशिश करें, लेकिन इसमें फिर पूरा जो किरदार है वो निभाना पड़ेगा वालिदैन को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इमरान, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ये सब पेरेंट्स के लिए वाकई आई ओपनिंग भी है और उनके लिए ज़रूरी भी है कि वो इस पर अमल भी करें। साथ में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमने जैसे कि जिक्र किया था इब्तिदा में, अमेरिकी कमीशन ने भारत को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है, उसका जिक्र करेंगे कि भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन सूरत हाल होती जा रही है जो हम देख रहे हैं, और जो अमेरिकी कमीशन ने सालाना रिपोर्ट है वो भी जारी की। अब तो ये बात साबित हो गई है कि भारत में क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ में मुसलमान हों, ईसाई हों, वहाँ पर सिख हों या दीगर अक़लियतों, उन सब के साथ वहाँ पर जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस वाले हों या गवर्नमेंट हो या दीगर इदारे हों या आम शहरी हों, आम लोग हों, वो जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और उन्होंने साथ साथ इसी रिपोर्ट में ये भी कहा कश्मीर में जो है वो जबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी हवाले से हमने जो है बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुई। मिशाल साहब, दुनिया भर में भारतीय चेहरा जो है अब बेनकाब हो रहा है, हो गया है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। सबके सामने है कि किस तरह नरेंद्र मोदी की जो उनकी हुकूमत है वो इंतहा पसंद सोच रखती है और जो है वो उनकी परवान चढ़ रही है, लेकिन फिर क्या वजह है कि भारत के खिलाफ आलमी तौर पर कोई बड़ा एक्शन नहीं जो है वो होता? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में मोदी सरकार का जो विज़िट हुआ है वहाँ पे, दुनिया 70 साल से देख रही है जो जुल्म हो रहा है, मगर जो 5 अगस्त को 2019 को एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 और 35A को, उसके बाद पूरी दुनिया में कोई इसके टेकर्स या एक्सेप्टेंस किसी की भी नहीं थी। मगर बदकिस्मती से जब दुनिया भर में एक मोमेंटम बन रहा था इस एक्शन के ख़िलाफ़, प्रोटेस्ट हो रही थी, शोर मच रहा था इंटरनेशनल प्रेस में भी, तभी हमने देखा कि कोविड आ गया और 2.5 ईयर्स जो थे दुनिया का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि दुनिया उसमें से उस वबा में से आज़ाद हो रही है, तो फिर से हम देख रहे हैं कि फ़ोकस इसकी तरफ जा रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हो, चाहे वो US की तरफ से जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, डिलैपिडेटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, वो भी बताई गई हैं। और उसके साथ साथ जो अभी कुछ ही मंथ्स के बाद जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समर वेकेशंस के बाद, वो जो बहुत सी काउंटलेस पिटिशंस हैं जो चैलेंज करती हैं इस ड्रैकोनियन एक्ट को जो 5 अगस्त को हुआ, उसके ऊपर वो पिटिशंस टेक अप करेगा। मुसलमान, ईसाई, सिख कोई भी भारत में जो है मिशाल जी महफूज नहीं। क्या नरेंद्र मोदी भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर उनके हिंदू भी जो उनके शहरी हैं वो भी बहुत जब कोई इजहार करते हैं या कोई अपना रिएक्शन देते हैं तो उनके खिलाफ भी होते हैं, तो वो किस तरह का जो है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, क्या कदम उठाना चाहते हैं वो? जी, अभी कल ही हमने देखा है कि 167 तक लोगों के ऊपर यूपी के अंदर तरावी में मुसलमान जो थे वहाँ पे उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी में इस दफ़ा वर्स्ट फॉर्म ऑफ एथनिक क्लेंजिंग रिलीजन की बेसिस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तरावी पे लोग नहीं जा सकते। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे कुछ थोड़ी मिलती जुलती जो है वो इंडियन माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही है, उनको स्टेटलेस किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो भी कोई वॉइसेस ऑफ डाइसेंट हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है या उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं। और हमने हाल ही में जो कर्नाटका में देखा था एक मुस्लिम लड़की जिस तरीके से वो उसके इर्द गिर्द वुल्व्स की तरह इंडियन जो थे हिंदू RSS के लोग गुंडे थे उसके इर्द गिर्द कि वो हिजाब उतार दे, तो वो गई। उसी तरह अब क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, चर्चेस को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खौफनाक एक एनार्की के अंदर। अगर रमज़ान मुबारक की खास तौर पर बात करें तो रमज़ान में किस तरीके से या रमज़ान के दौरान भी क्या तंग किया गया है, और क्या सवाल फिर ज़ाहिर है हमारे ज़हनों में यही आता है कि क्या ईद मनाने देंगे उनको? देखिए, बहुत खौफनाक है। हर साल ही हमने देखा है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रमज़ान हो,
चाहे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे देख लें, कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जुम्मे का खुतबा सुनने की इजाज़त नहीं है, ताले लगे हुए मस्जिदों के ऊपर, तरावी पे लोग नहीं जा सकते हैं, अफ्तारी से ऐन चंद घंटे पहले हिंदुस्तान की आर्मी बाज़ारों में चली जाती है और वहाँ पे लॉक कर देती है बाज़ारों को और कर्फ्यू इम्पोज कर देती है, लोगों के लिए रुकावटें डाल दी जाती हैं ताकि वो दुकानों से अपने लिए कोई चीज़ ले ना सकें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। वैसे भी वहाँ पे आए दिन वहाँ पे शूट टू किल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, कासोस हो रहे होते हैं। रमज़ान में भी हमने दर्जनों कश्मीरियों को ज़ख्मी देखा है डिफरेंट वहाँ पे आबादियों के अंदर, गाँव के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर, श्रीनगर मेन सिटी के अंदर हमने देखा है, जम्मू के अंदर भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। और अभी भी जो ये आए हैं मोदी का जो दौरा हुआ है उसमें भी हमने यही देखा है कि किराए के लोग डिफरेंट इंडिया की स्टेट से उनको बसों में भर भर के उनको लाया गया है, उनको वहाँ पे ज़बरदस्ती बिठाया गया है जो भी उनकी रिसेप्शंस की। तो अब आपको क्या लगता है अब इस मसले पर किस तरीके से क्या नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या अगला कदम उठाना चाहिए? जी देखिए, फ़ौरी इक़दाम तो इस वक्त फिर फॉल होने चाहिए कि जो ये रजीम है वहाँ पे इसको फ़ौरन चेंज होना चाहिए और वहाँ पे जो इन्होंने एक्शंस लिए हैं 5 अगस्त 2019 के उनको रिवर्ट बैक किया जाए और उसके साथ साथ डी वेपनाइज और डी मिलिट्राइज़ किया जाए जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जो दिन ब दिन वहाँ पे हिंदुस्तान अपनी बढ़ाता जा रहा है। और उसके साथ साथ अपनी जो आवाम को उन्होंने इंडियंस को, जो हिंदुओं को, जो RSS के फॉलोअर्स को जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो भी जो हैं उनसे वापस लिए जाएं और यहाँ पे फिर रेफरेंडम कराया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कराया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और आपके वक्त पे बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे बेहतर हालात हो। इस तरह आपने खींचा है रमज़ान का तो मुझे बड़ा दर्द तकलीफ हुई सुनकर। थोड़ा सा वक्त लेते हैं, हमारे साथ रहेगा, भी वापस आते हैं। सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर शाज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हम माशरे में कम से कम कुछ ना करें, ओपिनियन ज़रूर रखें ताकि हमें पता हो कि हम अपना किस तरफ हमारा नज़रिया है, हम क्या समझते हैं बेहतर है, क्या समझते हैं हमारी नज़र में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक ओपिनियन, ये मुझे सुबह में एक फूड फॉर थॉट मिली तो मेरे जहन में कहा, मैंने नहीं, वाकई में हर चीज़ के बारे में कम से कम थोड़ा सा मुताला करके, थोड़ा सा नॉलेज हासिल करके और एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर मुल्क की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन ज़रूर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे नज़र आएंगे जो अमली तौर पर इस बात को आपके सामने साबित भी करेंगे, करके भी दिखाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि जिस NGO की हम बात कर रहे हैं उनका तो मिशन पाकिस्तान के हर तबके को जो है म्यारी ज़िंदगी फराहम करना है, तो वो गलत नहीं होगा इनके बारे में कहना कि ये समाजी इदारा जो है इनको मैं बहुत अरसे से इनको देख रही हूँ और इनका काम बच्चों के हवाले से, लोगों के हवाले से, तालीम और राशन की फरहमी में इनका किरदार बहुत ही नुमाया रहा है शाज़ेब। और वो वाली बात है कि एक दूसरे का जो हाथ थामने का कॉन्सेप्ट है, थाम लो हाथ मुहिम का आगाज में, क्या बात है। तो और ये जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं कि तालीम के फरोग से लेकर राशन की तकसीम तक ये तमाम काम, यानी कि ये सब कुछ ही इंसानियत की खिदमत में आता है जो कि किया जा रहा है इस समाजी इदारे की जानिब से जिनका नाम है हैंड्स पाकिस्तान। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जिस तरीके से ये लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं और उनको खुशियां दे रहे हैं एक तरह से, तो ये किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल ये कैसे काम करता है, ये इदारा क्या कर रहा है आजकल, इनकी क्या खासतौर पर एक्टिविटीज़ हैं रमज़ान में, इस हवाले से हम बात करेंगे। हैंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, वेलकम डॉक्टर साहब। ठीक ठाक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये हैंड्स काम कैसे कर रहा है आजकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैंड्स एक बहुत कदीम इदारा है पाकिस्तान का, यानी 40 साल से हम काम कर रहे हैं, तकरीबन 42 साल हो गए। और हमारे फाउंडिंग चेयरमैन प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू, वो प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स सिविल हॉस्पिटल कराची, और हम उनके स्टूडेंट होते थे तो हम उनके पीछे तो जान है हमारी जी। तो कराची के रूरल एरिया में जैसे काम शुरू हुआ था, शुरू में चूँकि डॉक्टर थे तो हेल्थ का ही काम करते थे, लेकिन जो लोगों में जाते गए और अंदरून सिंध और फिर अंदरून पंजाब और बलूचिस्तान और KP
तो फिर पता चला कि नहीं जी, सिर्फ हेल्थ एक मसला नहीं होता, 5 कम बुनियादी हक हैं जो लोगों को मिलने चाहिए। वो सेहत है, तालीम है, रोज़गार है, उनका वाटर सैनिटेशन है, पानी निकासी आप है, और एक घर, छोटा सा घर होना चाहिए। तो ये 5 बुनियादी राइट्स मिलने चाहिए। तो इस पे हमने काम शुरू कर दिया और हमने इदारे ने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। माशाल्लाह पिछले साल हमने ये काम जो है 2.5 अरब रुपए का किया था। उसमें हम कोई 60 लाख लोगों तक माया पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 57 जिलों की बात हो रही है साहब, और उनके प्यारे से जो स्टूडेंट्स और जो है ना उनके साथ में, मतलब डॉक्टर साहब की तो बस अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए, हमेशा जाने वो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कौन कौन सेक्टर्स में जो है वो अब तक आपकी रसाई हो चुकी है या कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं? जी, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये हाउसिंग का जो काम है, एक घर जो है पाकिस्तान में 90 लाख फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके पास सिंगल रूम घर नहीं है, तो वो छत नहीं है यानी उनके पास। तो हमने अब तक कोई 88,000 की फैमिलीज को ऐसे एक घर दे चुके हैं, इस तरह 1 रूम शेल्टर पिछले 8-9 सालों में हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा काम है। तो और हम रोजगार कोई 80,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं पिछले 6-7 सालों में। 40,000 ऐसे एग्रीकल्चर एरिया में, 40,000 नॉन एग्रीकल्चर एरिया के। इसी तरह तालीम के लिए हमारे पास कोई 1.5 लाख से बच्चे हमारे स्कूलों में, कोई 350 के करीब स्कूल, जी 350 के करीब स्कूल हैं। अच्छा। जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं 5th क्लास में, और फिर 8th क्लास में, और फिर मैट्रिक की क्लास में। इसी तरह सेहत का हमारा बड़ा प्रोग्राम है। कोई 16 लाख मरीज़ हमारे अस्पतालों से, जो 34 अस्पताल पाकिस्तान में हमारे काम कर रहे हैं, उसमें से मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो इस तरह पानी निकासी आप में कोई 40-50 हज़ार स्कीमें। तो हमारा विजन ये है कि जो बिल्लू साहब का विजन है, जैसे माया जानती है, कि हम बाय 2030 कोई पाकिस्तान की 25,000 कम्युनिटीज़ को, शहरी और देहाती इलाकों की, दोनों 25,000 कम्युनिटी को ये मॉडल बना सके, ये बुनियादी राइट्स दे सके। हमारा डिजास्टर जब आता है उस पर भी फिर बड़ा काम करते हैं। जी हाँ, उस वक्त बड़ा काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे जो 2.5 अरब में से 1 अरब रुपए डिजास्टर रिस्पॉन्स पे जाते हैं, जिसमें सैलाब है, ज़लज़ला आता है, कभी बारिशें ज़्यादा हो गई, कभी बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई बलूचिस्तान में या नॉर्दर्न पाकिस्तान में, तो फिर हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, फंडिंग का जरिया क्या है बेसिकली हैंड्स का? हमारे काफ़ी सोर्सेज हैं। मतलब एक तो मुखैर आज़ाद हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कराची के मुखैर आज़ाद बहुत ज़्यादा काइंड है कि वो हमें बहुत देते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर है, इससे CSR हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फंड होते हैं, वो मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट इदारे जो हैं, सरकारी इदारे हमें सपोर्ट करते हैं। चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमें, और खास तौर से सिंध गवर्नमेंट पर ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि हम लोग भी तो बन गया ना डॉक्टर साहब, इस तरह से देख रहे हैं ना, तो बड़ा काम कर रहा है ये हैंड्स जो है। चूंकि हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, USAID, UKAID, ये इदारे मुसलसल हमें हर साल $1 से $2 मिलियन या $1 से $2 मिलियन पाउंड वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारा माशाल्लाह तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट आपको 6 साल की मिल जाएगी। एक पाई जो भी डोनेशन मिलता है सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू जाती है। हर एक पाई 5,000 रुपए भी जिस गरीब को मिलने वो, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से या टेलीफोन बैंकिंग आजकल डाटा पूरा डॉक्टर साहब, ये थाम लो हाथ खुशियों का क्या है, जरा बताइएगा। ये कोई ईद के हवाले से रखी है या वैसे ही? नहीं, ये देखें, अगर कोई भी मुखैर हजरात हमारा हाथ थामता है तो लोगों को खुशियां बांट रहा होता है, या नीडी जो है, जरूरतमंद जो है, वो हमारा हाथ थामता है तो हम उसकी नीड को एड्रेस करते हैं, और हम दोनों मिलके पार्टनर की तरह काम कर रहे होते हैं। हम चैरिटी नहीं बांट रहे, हम लोगों को मछलियां नहीं खिला रहे, मछलियां पकड़ना सिखा रहे। तो हमारा पूरा मॉडल यही है। तो खुशियां बांट लो, इसीलिए है कि थाम लो हाथ और फिर खुशियां बांट लो। अभी ईद को लेके क्या क्या बच्चों को और लोगों को कुछ प्लानिंग्स हैं, या अभी भी हम रिसीव करें? जाहिर है क्योंकि ये तो पूरा सारा साल चलता रहने वाला काम है। जी हाँ। तो अभी इस वक्त ऐसी कोई चीज जिसको हम साथ आपके साथ अपील कर सकें और लोगों को बोल भी सकें? जी हाँ, जैसे अभी अंदरूनी सिंध में खासतौर पे इस वक्त जो है वो बर्न विलेजेस की एक दादू के लोगों को पता है, लेकिन ये हर जिले में है, ये हर जिले में ये केसेस हैं। थोड़े ज्यादा सीवियरिटी ये थी, वो थोड़ा कम होते हैं, तो हम फौरी तौर पे उनको ईद से पहले रिलीफ देना चाहते हैं। उनके घर जल गए, उनकी जो थोड़ी बहुत जायदादें थी, कागजात थे, खाना पीना था, वो सब जल गए, तो उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनके घर पे बनाने का प्लान कर रहे हैं कि उनको घर मिल जाए। तो ऐसे हमारे पास इस वक्त 15 से 20 गांव के देहात ऐसे रजिस्टर्ड हो गए हैं जो पे रिसेंटली चले हैं, पिछले 1 महीने के अंदर, और उसमें कोई हजारों लोग जो है मुतासर हैं।
डॉक्टर साहब बताते भी चले हम दोनों के तवसुत से, और हमें भी बता दीजिए कि किस तरीके से लोग आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे कैसे जरियों से हमारी हर तफसील वैसे तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा एक जो नंबर है उसको कॉल करें तो जो उससे फौरन ही हम हमारे राइडर आपके पास पहुंच सकते हैं। आपको कैश राइडर पहुंच जाता है कराची में या मुल्क में कहीं भी? मुल्क में कहीं भी। अरे मुल्क में कहीं क्योंकि हमारी 33 शहरों में ब्रांचेस हैं। अच्छा बिल्कुल। तो हमें इतना मसला नहीं है, तो वहाँ से कलेक्शन हो सकती है। आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। हबीब बैंक और इस्लामी बैंक की वेबसाइट में मौजूद है हमारी साइट। डॉक्टर साहब नंबर बताइएगा अगर बता सकें आपको याद हो तो, ताकि लोग अगर घरों से नहीं आ पा रहे, नहीं निकल पा रहे, ज़ईफ लोग हैं, उनके घर में कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई पिक करने वाला नहीं है, तो आपको नुमाइंदा कैसे पिक कर सकता है, कैसे रब्ता कर सकता है? हमारा नंबर है जो यूनिवर्सल नंबर 111-777-1 है। और इस पे या वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। उस पर तमाम बैंक के अकाउंट्स के हबीब बैंक को देना है, बैंक इस्लामी से बाकी डिटेल्स भी वहाँ से मिल जाएगी, तो बहुत ही आसान। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबको ढेरों सलाम और दुआएं, बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला प्लीज दिल खोल कर अपने एहतियात और ज़कात भी आई एम श्योर वहाँ पर होती होगी। आपने ज़कात एहतियात डोनेशन प्लीज दीजिए। हैंड्स बहुत बड़ा काम कर रहा है, और अब जो योग का बताया उधर भी आप लोगों को ये पुकार रहा है, आप लोगों की मदद की जरूरत है। जी शाजिब। डॉक्टर शेख तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सवाल से डिस्कशन कर रहे थे। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे चलकर जिस तरीके से हम प्रोग्राम के आखिर में एक आप सबका बड़ा फेवरेट सेगमेंट है जो शामिल करते हैं, आज भी वो शामिल हम करेंगे। और हम जिक्र कर रहे हैं आज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए आज भी एक नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर स्टूडियो से, फौजिया शब्बीर। फौजिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फौजिया, अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे, लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि हम आपसे कलाम भी कोई सुन लें, कोई नात भी सुन लें। ज़रूर। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मुझसी ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर काम पे की मेरी इनायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, और नजरे ओशा के नबी है ये मेरा है फिगरीब, मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब,
बरोबाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे ना करे मुझको नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी सुभान महबूब अल्लाह, वो सुभान मोहिब में नहीं मेरा तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, क्या बात है फौजिया, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। क्या आपने जो एक कलाम पढ़ा है ना, मैं बता नहीं सकती, आपने बहुत खूबसूरत, बेफाशत अल्फाज नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मेरे मालिक के हैं हबीब, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपकी आवाज़ में माशाल्लाह क्या रूहानियत है। खुश रहिए क्योंकि कल रात 25वीं शब थी, तीसरी जो है वो ताक रात जा चुकी, 2 रातें रह गई हैं। शब कदर को तलाश करने का हुक्म है। बस कहूँगी आपकी आवाज़ से ही इख्तिताम करेंगे। फौजिया कुछ पढ़ते हुए जाइएगा ताकि हम आपकी आवाज़ से ही प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी। जहाँ जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के जा, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, कि महरूम